हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम टू आवर चैनल स्टोरीज बाय डी, जहाँ पे आपका भाई सुनाता है आपको कहानियाँ, कुछ थ्रिलर, कुछ क्रिमिनल और कुछ हॉरर। दोस्तों, आज की कहानी हमारे सब्सक्राइबर शाहरुख ने हमें भेजी है और ये जो कहानी जब मैंने पढ़ी ना तो खुद मतलब मैं इमोशनल हो गया, मेरा दिल बैठ गया। एंड आई एम श्योर अगर आप ये कहानी पूरी सुनेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे उम्मीद है आप पूरी सुनेंगे। सो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मैं घर का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पिताजी गवर्नमेंट में जॉब करते थे। मेरी माँ हाउसवाइफ है और मेरी जो वाइफ है वो और मैं मिलके कॉस्मेटिक का हमारी एक शॉप थी, हम वो चलाते थे। हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसमें मैंने अपने बेटे, अपनी वाइफ, अपनी माँ, सब कुछ को खो दिया। आज मैं और मेरे पिताजी दोनों अकेले हो गए। दुकान से जब मैं घर जाता हूँ तो बहुत ही डिप्रेस्ड फील करता हूँ। जिस घर में बहुत हलचल हुआ करती थी, चहल पहल हुआ करती थी, वो घर एकदम सुनसान हो चुका है। जो बात मैं आपको आज बताने वाला हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ ये सुनने के बाद आप सब लोग भी अपनी लाइफ में बहुत ही केयरफुल हो जाएंगे। तो बात है 2023 से लेके 2024 तक की, और इस एक साल ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं बहुत ही हंसमुख और बहुत ही खुशमिजाज तरह का इंसान था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं बहुत ही डिप्रेस रहने लगा हूँ और बहुत बार सोचता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ, पर उसकी भी हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। चलो पहले चलते हैं 2021 में, जब मेरी शादी हुई थी, और वो भी दोस्तों हुई थी लव मैरिज। मेरे स्कूल की लड़की थी इमरोज। हम 9th क्लास से रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। उसके बाद कॉलेज भी हम दोनों ने साथ में ही ज्वाइन किया, साथ में कॉलेज कंप्लीट किया। एंड देन उसके बाद मैंने अपने घर वालों को इमरोज के बारे में बताया। कॉलेज के बाद मैंने अपने कॉस्मेटिक्स का बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया और बिजनेस अच्छा चलने भी लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अब घर वालों को शादी के लिए बोला जाए, क्योंकि कब तक छुप छुप के मिलेंगे। इमरोज ने भी अपनी फैमिली को बताया मेरे बारे में, एंड देन हमारी शादी हो गई। शादी करके दोस्तों मेरी लाइफ बिल्कुल फेरी टेल सी हो गई थी। इमरोज और मैं बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। इमरोज जिस घर से आती थी वहां पे खूब सारे नौकर चाकर रहा करते थे, पर हम लोगों ने आज तक कभी मेड नहीं रखी थी। अब जब इमरोज यहाँ आई तो ऑब्वियसली मैंने भी सोचा कि यार मैं इससे काम थोड़ा करवा सकता हूँ, तो हमने भी एक मेड की तलाश करनी शुरू करी। एंड देन हमें फिर एक मेड मिली जिसका नाम था शांति। शांति हमारे घर का झाड़ू, पोछा, बर्तन सब कुछ करती थी और हम महीने के उसको 3500 रुपये देते थे। इसके अलावा खाना तो मम्मी और इमरोज मिलके बना ही लेते थे, और मम्मी को भी ना शांति के आने के बाद बहुत आराम हो गया था। घर में ना सब शांति से बहुत ज्यादा खुश थे। उसका नेचर भी बड़ा अच्छा था। वो सारा काम ना हंस हंस के करती थी, खुशी खुशी से करती थी, और खूब ना बातूनी भी थी वो। उसके घर में भी उसके पति के साथ कुछ कुछ दिक्कतें थी जो हमें बताया करती थी। वो अकेले कमाने वाली थी अपने घर पे। उसका पति दारू पीता था, तो कभी मन हुआ तो काम पे जाता था, कभी नहीं जाता था। लेकिन शांति ने सारी जिम्मेदारियां अपने सर के ऊपर ले रखी थी। शांति का बेटा भी था, तो उसके स्कूल का खर्चा और बाकी सब शांति के पैसे से ही निकलता था। टाइम का पता ही नहीं चला, और शांति को अब हमारे यहाँ पे काम करते करते ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका था। चाहे ईद हो या कोई और त्योहार, हमेशा शांति को हम कपड़े वगैरह दिया करते थे, वो भी बिल्कुल नए। शांति यहाँ एकदम परिवार का हिस्सा हो गई थी। इमरोज को भी शांति बहुत ज्यादा पसंद थी। वो इमरोज का सारा काम करती थी, चाहे फिर इमरोज के साथ मार्केट जाना हो या इमरोज के लिए शाम को गोलगप्पे लाने हो। शांति सब काम हंसी खुशी किया करती थी। इसी दौरान इमरोज गॉट प्रेग्नेंट इन 2022। हम सब बहुत खुश थे। डेली घर पे ना पार्टीज होती थी, मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन इमरोज को शांति ने बोला कि दीदी, अगर आपके पास कोई पुराने कपड़े होंगे ना जो आप पहनती नहीं हो, तो आप मुझे दे देना। भैया की कोई टी शर्ट होगी पुरानी तो वो भी मुझे दे देना। तो इमरोज ने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर 1 हफ्ता हो चुका था इस बात को, तो शांति ने फिर से इमरोज को इस बारे में बोला। तो इमरोज ने भी सोचा कि यार 2 बार बोल चुकी है, तो चल अलमारी में से कपड़े अलग अलग करती हूँ, और उसके बाद जो भी काम के नहीं होंगे ना वो तू ले लेना। फिर काफी डीक्लटरिंग करी, और उसके बाद काफी कपड़े इमरोज ने शांति को दे दिए। उसमें ज्यादातर कपड़े इमरोज के ही थे, कुछ कपड़े मम्मी और पापा के भी थे। मेरे ना एक भी कपड़े नहीं दिए उसने, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने ना पहनने वाले कपड़े देता रहता हूँ। कभी कबाड़ी वाले भैया को दे देता हूँ, कभी किसी और को दे देता हूँ। तो शांति ना बहुत खुश हो गई। 3-4 पॉली बैग भर के कपड़े ले गई वो हमसे। अब इस बात को 2-3 दिन बीत चुके थे, और एज इमरोज वॉज प्रेग्नेंट, इमरोज अपने पैर के नाखून काट रही थी। तो शांति ने इमरोज को बोला कि लाओ दीदी, मैं काट देती हूँ पैरों के नाखून, आपको झुकने में दिक्कत होगी ना, लाओ मैं काट दूँ। मैं वहीं रूम में दुकान के लिए रेडी हो रहा था, और मुझे एकदम से इतनी खुशी हुई शांति का जेस्चर देख के कि यार कितनी केयरिंग है यार,
कितना ही अच्छा हो सकता है कोई इंसान। फिर शांति ने इमरोज के पैर के नाखून काटे। नेल्स कट करने के बाद सारे नेल्स शांति ने उठा के एक पेपर में फोल्ड कर लिए और अब हमने सोचा कि वो उसे डस्टबिन में तो डाल लेगी, लेकिन वो डस्टबिन में नहीं डाले उसने वो पुड़िया अपने सूट के पॉकेट में रख लिए। एंड वो रखते हुए मैंने उसे देखा और मैंने उसे टोका भी कि यार इसको डस्टबिन में डालना। तो वो मुझसे बोली कि नहीं भैया, मैं ना बाहर ही डाल दूंगी इसे, ये ना गिर ना जाए, इसलिए मैंने अपनी जेब में रख लिया। और ये बोल के ना हंसने लगी। तो मैंने भी बोला कि चल ठीक है, और मैं भी फिर चली गया वहां से। फिर इस बात को ना 1 हफ्ता बीत चुका था। मैं अपनी दुकान में बैठा था और मैं कैमरे में बस घर देख रहा था कि इमरोज क्या कर रही है। तो मेरी नजर ना शांति पे गई। शांति मेरे रूम से झाड़ू करते हुए आई और फिर रूम के बाहर ना जमीन पे बैठ गई और जितना भी कूड़ा था ना उसने एक साइड पे करा और जितने भी उसमें बाल थे हमारे, वो उसने ना कागज में डाल के अलग रख लिए। उसने वो पुड़िया को ना फिर से अपनी पॉकेट में रख लिया, जैसे उसने नाखून रखे थे बिल्कुल वैसे ही। और जैसे ही मैंने देखा ना, मैंने सीधे इमरोज को कॉल किया। जैसे ही मैंने इमरोज को फोन किया तो इमरोज ने एकदम से शांति को टोका कि यार तूने ये पुड़िया बना के जेब में क्यों रखी है भाई, इसको डस्टबिन में क्यों नहीं डाल रही है तू। और जैसे ये बोला तो शांति एकदम पैनिक कर गई और एकदम से बोलती है कि वो दीदी, मैं ना वो एक्चुअली बाहर वाले डस्टबिन में फेंकने जा रही थी ना। तो इमरोज ने बोला कि बाहर क्यों, तू यहीं फेंक, बाहर क्यों डालना है। तो वो बोली कि दीदी वो ना, मैं ऐसा मानती हूँ कि बाकी कूड़े के साथ ना बालों को नहीं रखना चाहिए, वरना ना बाल झड़ने लग जाते हैं, इसलिए तो मैं बालों को ना अलग फेंकती हूँ। अब जैसे उसने बात बोली ना तो इमरोज बहुत ज़ोर से हंसने लगी और इमरोज के साथ मैं भी कॉल पे था तो मुझे बहुत हंसी आ गई। हमें कभी भी ना शांति से गलत वाइब आई नहीं एक्चुअली। हम वो हमेशा से ना उसे अच्छा इंसान ही समझते थे, कभी नेगेटिव सोचा ही नहीं उसके बारे में, कभी सेकंड थॉट्स दिए नहीं। तो ऐसी स्ट्रेंज चीज़ भी जब वो करती थी ना तो हमें बहुत ही हंसी आती थी उसकी हरकतों पे। खैर ऐसे टाइम बीतता रहा और 2023 में वी गॉट ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। हम सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। जब बेबी हुआ तो लगा हमें ऊपर वाले ने ना सबसे सुंदर बच्चा दिया है। हर माँ बाप को ऐसा ही लगता होगा, है ना। बेबी बहुत हेल्दी था, उसकी आईज भी ब्लू थी और एकदम सुंदर था मेरा रेयान। लेकिन जब से इमरोज ने बेबी को बर्थ दिया था उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी। आफ्टर डिलीवरी तो उसको बहुत ही वीकनेस हो गई थी, लेकिन उसे ना ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। ब्लड लॉस होता जा रहा था और इतना ब्लड लॉस हो गया कि कंट्रोल से ही बाहर चले गया। ये पूरा टाइम शांति हमारे साथ हॉस्पिटल में ही रही। डॉक्टर ने इमरोज को मेडिकेशन दिया ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, बट उस दवाई से शायद उसकी ब्लीडिंग और बढ़ गई। डॉक्टर्स को भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। 7 दिन लगातार ब्लीडिंग हुई और 8वें दिन फ्रॉम द डिलीवरी इमरोज हमें छोड़ के चली गई। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था। जिसको अपनी जान से ज्यादा प्यार किया था मैंने उसको खो दिया था। रायन अभी 8 दिन का ही था और उसने अपनी माँ को खो दिया। दोस्तों, हमें समझ ही नहीं आया कि आखिर ये क्या हो गया हमारे साथ और ये क्यों हो गया। मैं दोस्तों बहुत टूट गया था अंदर से, पर साथ में ही हमारे रिचुअल्स जितने भी होते हैं वो सारे रिचुअल्स किए हमने इमरोज के जाने के बाद। 40 दिन तक हमारे यहाँ रिचुअल्स चलते रहे और सब कुछ हमने अच्छे से निभाया। मेरी जो ज़िंदगी थी ना वो एकदम ख़त्म सी हो गई थी इमरोज के जाने के बाद। लेकिन रायन मेरी एक छोटी सी प्यारी सी होप था इस ज़िंदगी को जीने के लिए। उसके लिए मैंने हिम्मत करके दुकान पे जाना शुरू किया। इस पूरे सिनेरियो में शांति हमारे साथ ही थी, उसने एक पल के लिए भी हमें छोड़ा नहीं। फिर सब कुछ ट्रैक पे आ ही रहा था कि रायन की तबीयत भी अचानक से खराब होने लगी। मेरी अम्मी रायन का ख्याल रखा करती थी और कभी कभी शांति भी उसको अपने पास रखती थी। रायन 3 महीने का हो चुका था कि उसकी एकदम से ना तबीयत बिगड़ गई। उसको बहुत तेज फीवर था और अम्मी का मुझे एकदम पैनिक में फोन आया। मैं भागा भागा घर आया, रायन को हॉस्पिटल लेके गया। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। शांति भी हमारे साथ हॉस्पिटल ले आई थी। रायन को डॉक्टर ने चेक किया, उसको ऑक्सीजन लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। रायन जब सांस भी ले रहा था तो काफी तेज वीजिंग साउंड आ रही थी। इतना छोटा सा बच्चा और इतनी तकलीफ में, दोस्तों मेरा तो दिल बैठ गया था। डॉक्टर ने चेक किया एंड देन हमें बताया कि दैट ही हैज सीवियर कॉन्जेनिटल हार्ट एंड लंग इश्यूज। हमारे बच्चे को वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। डॉक्टर ने रायन को वेंटिलेटर पे रखा और रायन की ऑक्सीजन काफ़ी बेटर होने लगी। हमें ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र मनाया। रायन को डॉक्टर ने 7 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा था। तो कभी कभी जब मम्मी घर जाती खाना बनाने के लिए तो मैं और शांति हॉस्पिटल में रुक जाते। कभी कभी शांति अकेले भी रुक जाती थी, कभी कभी मम्मी और शांति रुक जाते थे। शांति का होना यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट था हमारे लिए। पूरे 7 दिन बाद डॉक्टर ने रायन को डिस्चार्ज किया और उसने बोला कि इट इज़ सेफ टू टेक हिम होम। कुछ सिरप्स वगैरह दिए, कुछ दवाइयाँ दी और हम रायन को फिर घर लेके आ गए। हम घर आए, हम बहुत एग्जॉस्टेड थे। हमने लंच किया एंड देन हम थके हुए तो थे ही, तो हमारी आंख लग गई
और शाम को हमारी आंख खुली और वो आंख खुली रायन के रोने से। मैं उठा और मैंने रायन को अपनी गोदी में लिया और मैंने देखा कि रायन को फिर से सेम इश्यूज हो रहे हैं। वो ब्रीदिंग करने में उसे प्रॉब्लम हो रही है और उसकी जो है ना, जब वो ब्रीथ कर रहा है तो उससे वीजिंग साउंड आ रही है। तो मैं बहुत ही बिल्कुल पैनिक हो गया एंड देन अगेन डॉक्टर को मैंने कॉल किया। डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि जल्दी से आप हॉस्पिटल आइए रायन को लेके, और हम लोगों ने रायन को लिया, मैंने और अम्मी ने, और हम फटाफट से हॉस्पिटल के लिए निकले। हम रास्ते में थे दोस्तों कि अम्मी की गोद में ही रायन ने सांस लेना बंद कर दिया। मैं गाड़ी चला रहा था दोस्तों और अम्मी की गोद में रायन था। अम्मी ने उसे हिलाया, खूब हिलाया, उसका नाम लिया, पर रायन कोई रिस्पांस नहीं दिया रायन ने। मुझे पता था कि रायन हमें छोड़ के जा चुका है, पर मैं ना मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता रायन बेहोश हो गया हो, और मैं तेज तेज हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी चला रहा था। मैं हॉस्पिटल पहुंचा, मैंने गाड़ी लगाई, रायन को अपनी गोद में लिया और दौड़ के मैं डॉक्टर के पास गया। और जैसे डॉक्टर ने रायन को देखा तो डॉक्टर ने बोला कि अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट हिम। और ये सुन के दोस्तों मैं जोर जोर से रोने लगा, अम्मी भी जोर जोर से रोने लगी। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारी ये हंसती खेलती जिंदगी को पता नहीं किसकी नजर लग गई। आखिर मैंने किसका क्या गलत किया है कि हमारे साथ ये सब हो रहा है। दोस्तों रायन के पास मैं पूरी रात बैठा रहा, उसको देखता रहा। इमरोज की एक निशानी थी मेरे पास और इमरोज ने उसको भी अपने पास बुला लिया था। उसके छोटे छोटे हाथ में देखता था दोस्तों, और मैं बहुत रोया। उसको रात भर आवाज लगाता रहा कि बेटा आ जा, वापस आ जा, मुझे छोड़ के तू क्यों चला गया। पर वो तो जा चुका था। अगले दिन हम रायन को दफना के आए और जब हम घर वापस आए ना, पूरे घर में एकदम सन्नाटा छा गया था। इसके बाद मैं 3-4 महीने तक घर से कहीं नहीं गया। मैं बहुत ही टूट चुका था, बहुत ही डिप्रेस हो चुका था। एक तो होप थी मेरी जिंदगी में जीने की, वो भी चली गई थी। अब मैं सिर्फ अपने माँ बाप के लिए जी रहा था। रायन जब गया तो शांति भी बहुत रोई, पर मुझे पता नहीं था कि ये जो आंसू हैं उसके, ये भी उसी की तरह नकली निकलेंगे। खैर रायन को गए हुए 5 महीने हो चुके थे और 5 महीने बाद एकदम से ना अम्मी की तबीयत भी खराब होने लगी। उन्हें भी सेम रायन की तरह ही तकलीफ हो रही थी, वीजिंग साउंड, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, उनकी पूरी बॉडी में पेन था। वो बताती थी ऐसा दर्द हो रहा है जैसे किसी ने मेरे शरीर के ऊपर कुछ भारी चीज रख दी हो। डॉक्टर को दिखाया, दवाई लेना भी चालू किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ब्रीदिंग का डिफिकल्टी इतना बढ़ चुका था कि आने वाले कुछ हफ्तों में उन्हें वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। इस दौरान शांति हमारा पूरा घर संभाल रही थी। ऐसे घर संभाल रही थी जैसे पूरा घर उसका ही हो। पापा को खाना देना, घर साफ करना, अम्मी और मेरे लिए खाना पैक करना, और उसी दौरान उसका पति पापा को बाइक पे हॉस्पिटल छोड़ने लगा, खाना वगैरह भी देने लगा। मतलब हमारे पीछे से ना पूरे घर को शांति ने और उसके पति ने अच्छे से संभाल लिया था। वही रह रहे थे हमारे घर में। अम्मी की तबीयत डे बाय डे खराब हो रही थी दोस्तों, और फिर एक दिन डॉक्टर ने हमें बोला कि अम्मी की जो सांस है उसे वेंटिलेटर के सहारे ही चल रही है। ना वो कुछ खा रही थी, ना वो कुछ पी रही थी। और इवेंचुअली डॉक्टर ने हमें डिसाइड करने को बोला कि भाई अम्मी जो है आपकी अब सिर्फ वेंटिलेटर पे है और वो सिर्फ तकलीफ झेल रही है, उनकी तबीयत कहीं से भी बेटर तो हो नहीं रही है। और अब हमारे हाथ में डिसीजन था कि कब तक अम्मी को ऐसे ही हम वेंटिलेटर पे रखें या फिर हम डिसाइड करें और उनको उनकी तकलीफ से मुक्ति दें। पापा और मैंने दिल पे पत्थर रखा और हमने डिसाइड किया कि अब अम्मी को हमेशा के लिए आराम देते हैं। मैं बस ये सोच रहा था दोस्तों कि ज़िंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है ना। एक हंसता खेलता परिवार, और अब पहले मेरी वाइफ, फिर मेरा बेटा और अब मेरी माँ, तीनों सब चले गए छोड़ के। और मैं तो था ही सैड और मैं तो था ही डिप्रेस्ड। साथ में पापा भी एकदम टूट गए थे। पूरे घर में दोस्तों, इतने बड़े घर में सिर्फ मैं और पापा ही रह गए थे। हमारा पूरा परिवार खत्म हो चुका था। समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे इतना सब कुछ एक झटके में हो गया। पहले इमरोज के हमने रीति रिवाज करे, फिर रायन के, और अब अम्मी के। इसी दौरान अम्मी का जब 40वां था तो घर में बहुत सारे लोग आए थे, जिसमें से एक मौलवी साहब भी आए थे। जब मैंने देखा कि मौलवी साहब मेरे को ही घूरे जा रहे हैं तो मैं उनकी तरफ गया, और जैसे ही मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बहुत आराम से एक बात बोली। उन्होंने शांति की तरफ इशारा करा और बोला कि ये जो है ना, इसको अपने घर से निकालो, नहीं तो ये तुम्हारे अब्बा को भी खा जाएगी। और ये सुन के मेरे होश ही उड़ गए। मैंने उनसे बोला कि ये तो हमारी काम वाली है ना, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो मौलवी साहब ने मुझे बोला कि तुम मेरे पास कल सुबह 11 बजे से पहले आ जाना, मैं तुम्हें सब देख के बताऊंगा। अब पूरी रात में बहुत घबराहट में था। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मौलवी साहब ने क्या बोल दिया मुझे और क्यों बोल दिया। और मैंने अब्बा को भी ये बात बताई तो वो भी बहुत टेंशन में हो गए।
खैर अगले दिन सुबह 6 बजे शांति घर आ गई। उसने पापा और मेरे लिए नाश्ता भी बनाया। खैर हमने खाना खाया, पर मौलवी साहब की बात ना मेरे दिमाग में बिल्कुल अटक सी गई थी और मैं खुद को समझा रहा था कि यार ये कुछ गलतफहमी होगी, ये मौलवी साहब ने ना कुछ गलत समझ लिया होगा, कुछ गलतफहमी सी लग रहा है मेरे को हो गई है। पर फिर यही सब चीज़ें हम सोच रहे थे कि फिर पापा ने एकदम से बोल दिया कि यार बहुत टेंशन हो रही है, चल मौलवी साहब के पास ही चल रहे हैं। हमने शांति को बोला कि हम दुकान जा रहे हैं और हम चले गए मौलवी साहब के पास। हम मौलवी साहब के पास पहुंचे और उन्होंने हमारे सामने ना किताब रखी। उन्होंने बोला आंख बंद करो और इस किताब में ना जहाँ पे भी आपको समझ में आए आप उंगली रख दो। उस किताब में बहुत सारे बॉक्सेस बने थे और मैंने अपनी आंखें बंद करी और ऐसे उंगली घुमाई और उंगली घुमा के एक जगह पे अपनी उंगली को रख दिया। इसके बाद मौलवी साहब ने कागज में पेन से ना कुछ अरेबिक में कुछ अलग सी लैंग्वेज में लिखना शुरू किया और उसके बाद जो उन्होंने मुझे बताया दोस्तों मेरे होश उड़ गए। मौलवी साहब ने मुझे बताया कि तुम्हारे घर पे, तुम्हारे पूरे परिवार पे काला जादू तुम्हारी काम वाली ने कराया हुआ है। वो तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना, तुम्हारा घर, परिवार, दौलत, शोहरत, वो सब कुछ वो ले लेना चाहती है और अभी तक उसने बहुत आसानी से तुम्हारा पूरा घर तबाह कर दिया है। मौलवी साहब ने बताया कि उसने तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पेरेंट्स, इन सब के कपड़े, नाखून, बाल, इन सब चीज़ों को लेके ना काला जादू किया है तुम पे। तुम्हारी अम्मी तो जा चुकी है, तुम्हारी बीवी, बच्चे भी जा चुके हैं और अब तुम्हारे पापा की बारी है। और मौलवी साहब ने ऐसी बात बोली कि मेरा तो दिल दहल गया। उन्होंने पूछा सीधे अब्बा से कि आपके पेट में कोई तकलीफ हो रही है क्या कुछ दिनों से? और एकदम से पापा बोलते हैं कि हाँ मेरे पेट में ना काफ़ी दर्द रहने लग रहा है। और ये सुन के तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों। जैसे मैंने ये सुना दोस्तों मैं बहुत घबरा गया था, मैं एकदम से रोने लगा। मैं मौलवी साहब के पैर पकड़ लिए कि मौलवी साहब प्लीज़ अब्बा को आप बचा लो। और मौलवी साहब ने बोला कि जो भी काला जादू हम पे हुआ है ना, वो जो भी उसकी जड़ है वो हमारे घर में ही है। और थोड़ा सा उन्होंने ध्यान लगाया, थोड़ा सा उन्होंने कुछ किताब में देखा और उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे घरों में जो गमले हैं वहीं से काला जादू हम पे हो रहा है। मौलवी साहब कहते हैं कि देखो सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ नहीं, जिसने भी ये किया है ना ये सब उस पर वापस जाएगा, तुम अभी घर जाओ फिलहाल के लिए। उन्होंने पापा को एक पानी की बोतल दी जिसे कहते हैं आबे जमजम, और उसमें ना कुछ कुछ पढ़ के दिया था और बोला जब तक मैं वहाँ नहीं आता इस पानी को पीते रहना। और इसी के साथ एक ताबीज़ भी दिया उन्होंने जिससे पापा की हिफाजत होगी। इस सब के अलावा उन्होंने एक ऐसी चीज़ और दी हमें जिसने शायद आज मेरे पापा को बचाया है। वो था उन मौलवी साहब का जिन जो उनके कहने पे उनके सारे काम करता था। हमारे लिए वो शायद किसी फरिश्ते से कम नहीं था। मौलवी साहब ने बोला कि आप लोग को डरना नहीं है, बिल्कुल जो होगा आज ही होगा और आज ही खत्म होगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। और बस इसी चीज़ का दिलासा लेके हम घर आ गए। अब जैसे ही हम घर वापस आए तो सामने से एकदम शांति आई और वो हमें देख के ना एकदम से चौंक गई, एकदम से घबरा गई। पता नहीं ऐसा मुझे फील हुआ या असली में था कि शांति ने मुझे इस तरह से देखा जैसे उसको सब कुछ पता चल गया हो। वो बोलती है कि मैं ना अब कल सुबह ही आऊँगी, मेरा काम हो गया है, और वो चली गई और मैंने भी उसे फिर जाने दिया। शांति को देख के अंदर से मैं बहुत घबराया हुआ था, पर सामने मैंने बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल सा बिहेव किया क्योंकि मैं ना इम्पल्सिव होकर अब अपने पापा को खोना नहीं चाहता था। वो जैसे घर से गई मैं फटाफट से नीचे गया और मैंने गेट को लॉक कर दिया। इसके बाद मैंने पापा को दिन का खाना दिया क्योंकि उन्होंने दवाई खानी होती थी। और जैसे उन्होंने खाना खाया तो उनको पहले पेट में दर्द होने लगा और फिर उनको उल्टियाँ शुरू हो गई। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि वो जो उल्टियाँ पापा को हो रही थी ना वो एकदम डार्क कलर की हो रही थी, एकदम काले रंग की। मैंने फटाफट से मौलवी साहब को कॉल किया और उनको घबराते हुए ना सब कुछ बताया। तो मौलवी साहब बहुत ही रिलैक्स थे। उन्होंने बोला देखो ये जो भी है ना हरकत तुम्हारे काम वाली की है, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे अब्बा को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए सामान बना रहा हूँ और जब ये मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तुम घबराओ मत। खैर इस दौरान पापा की उल्टियाँ रुकी नहीं रही थी। वो पहले उन्हें खांसी होती, फिर उल्टी होती, फिर थोड़ा सा ब्रेक होता, फिर से खांसी होती, फिर से उल्टी होती। और ये सब देख के ना बहुत ही घबराहट हो रही थी दोस्तों मेरे को। पापा की जो तकलीफ है वो बढ़ते जा रही थी। उनके पेट में बहुत दर्द होने लगा, जैसे किसी ने बहुत बड़ा पत्थर उनके पेट पे रख दिया है। और ये सब देख के ना मुझे बहुत घबराहट हो रही थी और मैं बार बार मौलवी साहब को ना कॉल कर रहा था। मैंने मौलवी साहब को कॉल किया तो फॉर्चुनेटली वो गेट पे ही खड़े थे। मौलवी साहब फटाफट से ऊपर आए, पापा को उन्होंने बेड पे लिटाया और उन पे कुछ फूका, उन्होंने कुछ फूक के पड़ा उन्होंने। और पापा ना शायद बेहोश हो गए या वो रिलैक्स होके सो गए। और क्योंकि मैं बहुत पैनिक कर रहा था तो मेरे को थोड़ा शांत करते हुए मौलवी साहब बोलते हैं कि देख इनके उठने तक मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू बस सब्र रख, परेशान मत हो। हमारे लिविंग रूम में एक दीवान था तो पापा को हमने उसी में लिटाया था
और जब पापा सो गए तो मौलवी साहब ने सबसे पहले बोला कि पापा के कमरे में चलो और अपने अब्बा के कमरे में जो भी पौधे हैं, जो भी गमले हैं, उनको खाली करो। मैं फटाफट से गया और वहाँ पे ना मैंने देखा एक गमला था जिसमें मनी प्लांट था, और वो जो गमला था दोस्तों वो पापा के कमरे में कई सालों से था, बहुत सालों से था। मैंने हवड़ा तबड़ी में एकदम से गमला उठाया और वहीं पे उसे तोड़ा, और क्योंकि वो इतने सालों से गमला था तो वो जो मिट्टी थी ना पूरी सेट हो चुकी थी, तो मैंने अपने हाथों से वो पूरी मिट्टी खंगोली। और फिर जो मैंने देखा दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना डर गया वो देख के। मैंने देखा कि उस मिट्टी के बीच में, दो पत्थरों के बीच में एक कपड़े का ना ताबीज़ बना हुआ है, और दोस्तों ये वही कपड़ा था जो कि मेरी अम्मी के सूट से निकाला गया था। वो ताबीज़ दो पत्थरों के बीच में काले से धागे के बीच में बांधा हुआ था, और वो देख के दोस्तों मैं बता नहीं सकता आपको कि मैंने फील किया है। मैं घबरा गया था, मेरे को लिटरली चक्कर से आ गए ये सब देख के कि वही कपड़े जो हमने इतने गुडविल में डोनेट करे थे, शांति को दिए थे, उन्हीं कपड़ों से वो ताबीज़ बनाया गया था। खैर वो जो ताबीज़ था, मौलवी साहब ने उसको टच करने के लिए मना किया। उन्होंने बोला ये जहाँ है वैसे पड़े रहने दे। और फिर मौलवी साहब बोलते हैं कि तेरा कमरा कहाँ है? तो मैं उनको अपने कमरे में ले गया, और मेरे कमरे में दोस्तों मेरे को बहुत शौक है पेड़ पौधों का, तो वहाँ पे बहुत सारे गमले थे। तो मौलवी साहब ने बोला कि सारे गमलों की मिट्टी खाली कर, और मैं एक एक करके गमले तोड़ने लगा, वहाँ से मिट्टी निकालने लगा। मैं गमलों की मिट्टी अपने हाथों से हटाने लगा, और मैंने जो देखा दोस्तों, उसके बाद तो मेरे नॉन स्टॉप आंसू बहते गए। मेरी इमरोज़ के कपड़ों के ताबीज़ दोस्तों, मेरी इमरोज़ के सूट, उसके दुपट्टे, उसके ताबीज़ थे उन गमलों में। पहले गमले में दोस्तों हमें उसके सूट के कपड़े के ताबीज़ मिले, दूसरे गमले में हमें दो पत्थरों पे बाल लगे हुए मिले, बहुत सारे बाल लिपटे हुए थे जो कि शायद इमरोज़ के थे। और तीसरे गमले में दोस्तों हमें एक सैनिटरी पैड मिला जो कि शायद इमरोज़ का ही था, और उसे ना लाल धागे से लपेटा हुआ था, और जो धागे वाली जो सुई होती है ना, वो बहुत सारी सुइयाँ उसमें चुभाई हुई थी। ये देख के मैं दोस्तों आई जस्ट लॉस्ट इट। मैं चीख के रोने लगा, मैं फूट के रोने लगा कि यार जिस औरत को हमने अपने घर का मेंबर माना, अपने घर का सदस्य माना, पूरा घर उसके जिम्मेदारी पे दे दिया, उसने मेरी इमरोज़ को मुझसे छीन लिया, मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया, मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, और अब मेरे बाप को मुझसे छीनना चाह रही है। वो यकीन से परे था दोस्तों। ये बहुत कुछ हो गया एक दिन में मेरे साथ, और मैं बस चिल्ला रहा था, मैं रोए जा रहा था। यार ऐसे इंसान को जिसको हमने इतना अच्छा माना था, उसने हमारे साथ ये किया। शायद कोई दुश्मन भी ये सब ना करे दोस्तों आपके साथ। खैर मौलवी साहब ने मेरे को शांत कराया, और फिर हम बाहर आए जहाँ पे हमारे घर में एक हैंडपम्प था। उस हैंडपम्प के अराउंड बहुत सारे गमले रखे हुए थे, और मौलवी साहब ने बोला कि इन सबको ना एक एक करके खाली करना पड़ेगा आपको। और उनको खाली करते करते मैं फूट के रोने लगा, क्योंकि एक गमले में मेरे छोटे से बच्चे के कपड़े के भी ताबीज़ बने हुए थे। दो पत्थर के बीच में उस कपड़ों को दबाया हुआ था और काले धागे से उसे लपेटा बांधा। खैर रोते रोते मैंने और गमले खाली करने शुरू करे, और ऐसे ही हमें अगले गमले में मेरे को अब्बू के भी कपड़ों का एक ताबीज़ मिल गया। इतने सारे ताबीज़ निकल गए कि ऐसा लग रहा था कि हमारा प्यारा सा घर, हमारा छोटा सा घर पूरा ताबीज़ों से ही भर गया है। खैर मौलवी साहब ने दस्ताने पहने, और दस्ताने पहन के एक एक करके सारे ताबीज़ को एक थैले में रखा, और फिर घर के बाहर ले जाके, एक ओपन एरिया था हमारे घर में लॉन टाइप का, तो उसके बीच में जाके उन्होंने उसे रख दिया। मौलवी साहब ने बताया कि जो ताबीज़ हैं इनको किसी भी सूरत में अपने जिस्म से टच नहीं होने देना है, नहीं तो ये अपने ना गलत असर को और बढ़ा के आपको तकलीफ़ देना शुरू करता है। और ना ही इसे खोलना है हमने, क्योंकि जैसे हम इसे खोलते हैं तो जिस पे भी ये जादू टोना टोटका जो भी ये हुआ है, ये उसको भी बहुत तकलीफ़ देने लगता है। ये सारे ताबीज़ मौलवी साहब ने एक साथ रखे, और फिर उन पे आयतें पढ़ने शुरू करी, और आयतें पढ़ के करीबन आधा घंटा ये सब चला होगा। उसके बाद उन्होंने उनको एक साथ रखा और उस पर लोबान लगा के उस पर आग लगा दी। मौलवी साहब बोले कि ये जिसने भी तुम पे किया है, अब ये उसी पे लौटेगा, और जितने भी दुख दर्द जो भी तुमने सहा है ना, ये सब उनको भी सहने पड़ेंगे। अब बस तुम बेफिक्र रहो, सब कुछ ठीक हो चुका है। और ये सुन के बहुत सुकून मिला मेरे को। मैं ऊपर गया पापा को देखने के लिए, तो पापा भी उठ चुके थे, बेचारे बहुत रो रहे थे, वो फूट के रो रहे थे वो। पर मुझे ये राहत थी कि जो भी शायद हमारे साथ बुरा सपने की तरह जो चीज़ें हुई हैं, ये अब शायद ख़त्म हो चुकी हैं। मौलवी साहब ने पूरे घर में जितने भी शीशे थे वहाँ पे रुकिया का पानी छिड़का। जैसे गंगा जल होता है दोस्तों, ऐसे ही रुकिया होता है, तो रुकिया का पानी भी सेम रिलीजियस वैल्यूज़ रखता है। तो उन्होंने पूरे घर पे वो छिड़का, और पहली बार इतने सालों में मुझे एक
राहत सी महसूस हुई। मौलवी साहब ने सारे रिचुअल्स पूरे करने के बाद बताया कि तुम्हारी अम्मी और बच्चे की जो सांस में दिक्कत हो रही थी और एकदम भारीपन से उनकी जो जान चली गई, वो इसलिए तेजी से हुआ क्योंकि वो जो ताबीज था वो 2 पत्थर के बीच में दबा हुआ था और उसके ऊपर से मिट्टी थी। तो उन दोनों का दम घुट रहा था, जिसकी वजह से उन दोनों का इंतकाल हो गया। और तुम्हारी बीवी का जो नापाकी का सामान था, मतलब कि पीरियड्स का पैड जो था, उसमें उसके जिस्म का ब्लड था। उसकी वजह से उसका जो ब्लड था वो रुका ही नहीं, क्योंकि जिस धागे से उसको बांधा गया था उसमें जो गांठें बनी हुई थी उसमें एक ऐसे पावरफुल मंत्र पड़े गए थे। एक गांठ 1 महीने की ब्लीडिंग के बराबर थी। उसमें कोई भी होता तो उसका बच पाना बहुत मुश्किल था। और तुम्हारे अब्बू को जो काली उल्टियां हो रही थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि तुम्हारे पापा को खाने में कुछ ऐसा दिया गया था जिसमें तावीज की इंक, खून और जानवर की हड्डियों का पाउडर और काला तेल, ये सब मिला हुआ था। इसलिए उनको काली उल्टियां होने लगी थी और उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। और ये सब सुन के मेरे होश उड़ गए थे। इतना सब कुछ हो गया और हमें थोड़ा सा भी अंदाजा ही नहीं लग पाया कि हमारी पीठ पीछे ये सब हो रहा है। मौलवी साहब ने बताया कि तुम्हारे घर का खुशनुमा माहौल, इतना अच्छा परिवार देख के काम करने वाली बहुत ज़्यादा जलने लगी थी। पैसों का लालच इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकता है। खैर, फिर मौलवी साहब भी चले गए। रात में शायद इतने टाइम बाद मुझे नींद आई। ऐसा लगा जैसे मेरी छाती से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। अगला दिन हुआ, मैंने सोचा कि शांति आएगी तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो अब कैसे रिएक्ट करेगी पापा को शायद जिंदा देख के, लेकिन वो आई नहीं। मुझे मौलवी साहब की बातों से इतनी क्यूरोसिटी हो गई थी कि उन्होंने बोला था कि जिसने भी करा है ये उसी पे लौटेगा। मुझे मौलवी साहब की बातों से ना बहुत क्यूरोसिटी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिसने भी ये करा है ये उसी पे लौटेगा। और मैं देखना चाहता था कि क्या होगा। तो मैं शांति के घर की तरफ चला गया और मैंने देखा शांति का जहाँ घर था पूरे घर में आग लगी हुई थी। आसपास के लोगों से मैंने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ है यहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि भैया ये कल ना यहाँ पे रात को बहुत तेज सिलेंडर फटा और उससे पूरी आग लग गई और जो अंदर लोग थे ना, 3 लोग थे, वो तीनों की शायद अब डेथ हो गई है। मतलब शांति का पति, बच्चा, तीनों खत्म हो गए थे। शांति के बच्चे की खैर क्या ही गलती, उस बेचारे की तो क्या ही गलती होगी, बट वो होता है ना, एक कहावत है, जैसे को तैसा। शायद ऊपर वाले को यही सब मंजूर होगा। सो दोस्तों, ये थी शाहरुख की कहानी। ये एक ऐसा दर्द है जिसको सिर्फ बयां किया जा सकता है, महसूस नहीं। जिस पे बीती है वो तो वही समझ सकता है कि ये क्या उसने महसूस किया होगा। उसने अपनी माँ, अपनी बीवी, अपने बच्चे, तीनों को खो दिया, और एक ऐसे इंसान की वजह से जिसको वो अपने परिवार का हिस्सा मानने लगा था। और जब मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ ना, लिटरली मेरे गूज बम्स हो रहे हैं। शाहरुख का कहना था कि ये जो कहानी है बहुत पर्सनल है। मैंने डेफिनेटली नाम भी चेंज किया शाहरुख का, पर उसका ये कहना था कि ये कहानी अगर मैं सुनाता हूँ और कोई इंसान ऐसा सुनता है और वो केयरफुल हो जाता है, किसी की किसी की ज़िंदगी अगर बच सकती है, तो ये जो भी दर्द उसने सहाया है वो इल ऑल बी वर्थ इट। अपने घर, अपने परिवार, अपने विश्वास को हमेशा दोस्तों बचा के रखो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि हर अपना अपना नहीं होता है। थैंक यू इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपके पास भी ऐसी कहानियाँ हैं, आपकी अपनी खुद की रियल स्टोरीज, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। एंड आपका नाम, जगह सब मैं चेंज करके ऑब्वियसली आपकी आइडेंटिटी को एकदम महफूज करके कहानियाँ में सुनाऊंगा। अब दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।